कॉन्सेप्ट को समझना जितना मुश्किल है, सोच पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स को लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स में देखा। ये है सन, इनविजिबल लाइट, एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट। सोचिए, अगर हम ये स्पेस टाइम स्पेक्ट्रम में देख पाते, तब चीजों के मूव होने पर हम स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते। स्पेस टाइम अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है या चीजों को एक्सपैंड या अलग कर सकता है। पर स्पेस टाइम का शेप भी हमारे एक्सपीरियंस को तय करता है। सोचिए, आप अपनी कार में हैं, आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, तो अर्थ के सरफेस का शेप ये तय करता है कि आप उस पर कैसे चलेंगे। ठीक उसी तरह स्पेस टाइम की बनावट ये तय करती है कि लाइट और मैटर स्पेस टाइम के थ्रू किस तरह से गुजरते हैं। रूल्स सिंपल हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, स्पेस टाइम में कर्व बनाता है। स्पेस टाइम के कर्व्स के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। मैटर स्पेस टाइम के कर्व के हिसाब से आगे बढ़ता है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। इसका मतलब है ग्रेविटी और स्पेस टाइम का शेप मिलकर मैटर को एक साथ जोड़ता है और इसी तरह से कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन शुरुआत में स्पेस टाइम आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। और पहले मैटर ने स्पेस टाइम के शेप को बदलना शुरू किया। हमारा पूरा यूनिवर्स करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग में बना था। कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। लेकिन आज का यूनिवर्स मैटर का एक बहुत कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है। तो ये जो स्पेस है, इसमें इस स्पेस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मैटर है। जहां कहीं भी मास थोड़ा ज्यादा होता है, वहां स्पेस थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाता है। अगर आप स्पेस को थोड़ा और बेंड करते हैं तो वहां और मास इकट्ठा हो जाता है। शुरुआती यूनिवर्स में मैटर के डेंस रीजन्स ने स्पेस टाइम में और भी गहरे कर्व्स बनाए। और जैसे जैसे मास बड़ा होता गया, उस कर्व में और चीजें आने लगी, वो और गहरा होता चला गया और फिर कई चीजें आने लगी और ये प्रोसेस रिपीट होता गया। ग्रेविटी बढ़ गई और ज्यादा मैटर को खींचने लगी। मैटर बहुत ज्यादा डेंस होता गया और ऐसे करते करते एक स्टार बन गया। फिर कुछ स्टार्स बने और फिर एक गैलेक्सी बन गई। वो स्टार्स बड़े हुए और बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। फिर उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया, वो एक्सप्लोड हो गए और सभी भारी एलिमेंट्स बन गए। और फिर वक्त के साथ कई चीजें बन गई, जैसे कि प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर, वो सारी ही चीजें जो आज हम और आप देखते हैं। इस सब की शुरुआत हुई बढ़ते हुए स्पेस टाइम में एनर्जी फ्लक्चुएशंस से। शुरुआत में ये बहुत छोटे फ्लक्चुएशंस थे जो बड़े स्ट्रक्चर बन गए, जिन्हें आज हम देखते हैं। और आपको बता दूं कि अरबों सालों तक वो मैटर मिलकर गैलेक्सीज बना, स्टार्स बना, प्लैनेट्स बना और आप भी। स्पेस टाइम के फ्लक्चुएशंस और एक्सपेंशन से यूनिवर्स का पैटर्न बना। स्पेस टाइम ने हर उस चीज के एवोल्यूशन को कंट्रोल किया जिसे आज हम देखते हैं। अगर स्पेस टाइम मास को एक साथ नहीं ला पाता तो आज हम सभी बस हाइड्रोजन गैस की एक पतली सी परत होते, तब यूनिवर्स नहीं होता। अगर स्पेस टाइम अपने अंदर के मैटर से कर्व नहीं हो पाता तो यूनिवर्स एक बहुत अजीब जगह होती। तब ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती, चीजों को एक साथ जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। ग्रेविटी का ना होना मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स और लोगों का कोई अस्तित्व ना होता। हमारा अस्तित्व स्पेस टाइम की देन है, लेकिन वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहे। काश मुझे पता होता स्पेस टाइम क्या है। हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता हैं, पर इसके साथ ही साथ हमें स्पेस टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक विचित्र ऑप्टिकल फिनोमेनन देखा। रोशनी का एक अजीब सर्कल, जैसे एक कॉस्मिक हेलो। अगर आपकी आंखें एक टेलीस्कोप जितनी सेंसिटिव होती तो आपको भी यही नजर आता। वो सच में है। वो कुछ ऐसा नहीं है जो हमने इमेजेस एडजस्ट करके बनाया है। वो कुछ ऐसा है जो स्पेस और टाइम को बेंड करके एक लेंस बना रहा है। वो है
एक रेड गैलेक्सी जो पृथ्वी से करीब 7 अरब लाइट ईयर्स दूर है, वो एक ब्लू गैलेक्सी से लाइट को बेंड कर रही है जो उसके पीछे छिपी हुई है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक शानदार फेनोमेनन है क्योंकि आइंस्टाइन ने जो बताया ये उसे साफ दर्शाता है कि स्पेस कर्व्ड है और स्पेस लेंस की तरह काम करता है, बिल्कुल मेरे चश्मे के लेंस की तरह। जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो वो सब नजर आता है जो कमाल का है। आगे की गैलेक्सी का मास स्पेस टाइम में कर्व्स बनाता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। लाइट उन कर्व्स को फॉलो करती है और ग्रेविटी के आसपास बेंड हो जाती है। बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सीज के क्लस्टर्स स्पेस टाइम में लाइट का पाथ बेंड कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे कांच का एक टुकड़ा लाइट को बेंड कर सकता है। तो जब लाइट एक गैलेक्सी क्लस्टर से पास होती है और हम दूर की गैलेक्सी को देखते हैं, तब उस गैलेक्सी की हमें कई इमेजेस दिखाई पड़ती हैं। हमें सर्कल्स नज़र आते हैं जैसे गैलेक्सीज क्लस्टर कांच का बना हो। तो हम स्पेस टाइम में होने वाले बेंड्स को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ये बेंड ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करता है। छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे मार्शल आर्टिस्ट स्पेस टाइम को हल्का सा बेंड करते हैं और एक शैलो कट बनाते हैं। एक प्लैनेट बहुत गहरा कर्व बनाता है और स्टार उससे भी गहरा। पर अगर कोई चीज ग्रेविटी से भी डेंस और मैसिव हो, वो स्पेस टाइम पर क्या असर डालेगी? हम जानते हैं कि मैस एनर्जी डेंसिटी से स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है। जितना ज्यादा मैस, जितनी एनर्जी, जितनी डेंसिटी, कर्वेचर उतना ही बड़ा बनेगा। और कभी कभी वो कर्वेचर इतना स्ट्रांग होता है कि खुद स्पेस ही उससे बदल जाता है। अब एक ब्लैक होल यही करता है। वो स्पेस टाइम में एक गहरे कुएं जैसा है। वो स्पेस और टाइम में बस एक कर्व जैसा नहीं होता, वो एक खाई जैसा होता है और ब्लैक होल में जो कुछ भी गिरता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल्स इतने विशाल और डेंस होते हैं कि वो स्पेस टाइम को एक अंतहीन गहरे कुएं में बदल देते हैं। यहाँ तक कि इस गहरे स्पेस टाइम कुएं में गिरने वाला प्रकाश भी नहीं बच सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखते हैं। यदि आप पूरी तरह उसमें गिर गए हैं तो ब्लैक होल के तल में क्या मिलेगा? जवाब यही है कि हमें नहीं पता है। जब हम समझ जाएंगे कि ब्लैक होल कैसे काम करता है, तो हम ये समझने के एकदम करीब होंगे कि स्पेस टाइम कैसे काम करता है।